So students, we were discuss. This is lecture number. This is lecture number 15. Properties of materials, part 2. ठीक है। तो अभी तक हमने इसका एक लेक्चर किया था इस चैप्टर का। नाउ दिस इज द सेकंड चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक 2D में एलिमेंट था, एंड 2D में अगर कोई एलिमेंट हो, हाउ मेनी स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। तो हमें 4 स्ट्रेस कंपोनेंट चाहिए होते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और ये एक्स फेस पे लग गया टाउ एक्स वाई फेस पे लग गया टाउ वाई एक्स। यहाँ पर हमने कल एक और चीज पढ़ी थी कि टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई आपस में क्या कहलाते हैं। दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट फेसेस। तो कौन कौन सा एडजेसेंट फेस है? दिस फेस एंड दिस फेस, जिनके भीतर कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। एडजेसेंट एंड 90 डिग्री जो फेसेस हैं, उन पे जो शेयर स्ट्रेस के कंपोनेंट लगेंगे, जैसे कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, वो आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और इनकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से या तो ये डाइवर्ज करेंगे, जैसे इस केस में देखिए ये डाइव इस साइड जा रहा है, तो ये भी इससे ऑपोजिट साइड जाएगा। तो या फिर ये कन्वर्ज करेंगे, जैसे इस केस में। तो इस केस में ये क्या रहा था कि पास में इस लाइन के पास में आ रहा है, ये जो लाइन है इंटरसेक्शन का, तो ये भी इस लाइन को कन्वर्ज कर रहा है, दिस वन। तो इनका डायरेक्शन ऐसा होता है, आइदर दे कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। अभी देखिए ये जैसे ये लाइन है इंटरसेक्शन का, तो ये वाला क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, तो इस साइड वाला भी कन्वर्ज करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी में कहानी थी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस की। और दूसरी प्रॉपर्टी में कहानी है ऑपोजिट फेसिस पे जो शेयर स्ट्रेसेस हैं। अब ऑपोजिट फेसिस कौन से हैं? अब जैसे मैं एलिमेंट बनाऊं, इफ दिस इज द एलिमेंट, ऑपोजिट फेस कौन कौन सा है? दिस वन एंड दिस वन आर ऑपोजिट फेस, दिस एंड दिस इज ऑपोजिट फेस। तो इन पे जो shear स्ट्रेस लग रहा है, अब देखो ये टाउ एक्स वाई है, एक्स ये भी एक्स प्लेन है, ये भी आपका क्या है? एक्स प्लेन ही है, और डायरेक्शन वाई है। तो ये दोनों स्ट्रेसेस भी आपस में इक्वल होंगी। ऑपोजिट फेसेस पे भी जो आपकी शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो इक्वल है, एडजेसेंट फेसेस पे भी इक्वल है, पर डायरेक्शन इस तरह से है, आइदर दे कन्वर्ज फ्रॉम ईच अदर। तो ये दोनों पास पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, और ये अगर ये इस प्लेन पे दूर गया है, तो इस प्लेन पे जो बनेगा वो इससे दूर ही जाएगा। ठीक है, तो ये और ये आपस में इस लाइन के अबाउट पास में आ रहे हैं। तो राइट डाउन द प्रॉपर्टी नंबर 2। फर्स्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लेक्चर नंबर 15 में। सेकंड प्रॉपर्टी इज shear stress. Shear stress is on opposite faces of an element are equal in magnitude and opposite in directions। ठीक है, कहने का मतलब क्या? ये टॉ एक्स वाई और ये टॉ एक्स वाई क्या इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, पर इनकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन अपवर्ड है, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये सारी बात की हमने 2D की। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट 3D। तो पहले 3D के लिए हम लोग 3D बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। तो दिस इज द क्यूब। अब इसमें हमारे पास कितने फेस हैं? यहाँ पे कितनी डायरेक्शंस हैं? एक डायरेक्शन ये है, दिस इज एक्स डायरेक्शन। वन डायरेक्शन इज दिस, दिस इज वाई डायरेक्शन, एंड थर्ड डायरेक्शन इज दिस इज जेड डायरेक्शन। तो एक आप तीनों डायरेक्शन में एक एक्सिस एक्स वो मान लीजिए, एक्सेल फोर्स मान लीजिए। तो वो कौन सी फोर्स बनेगी? जैसे पहला, ये आ गई सिग्मा एक्स,
दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज सिग्मा जेड। तो कितने स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे? एक्सियल नॉर्मल कितने होंगे? तो नॉर्मल में वी हैव थ्री। नेक्स्ट वी हैव शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स। शियर स्ट्रेस कंपोनेंट देखिए कैसे लिखेंगे। अब ये जो कंपोनेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये कौन सा फेस कौन सा है? ये जो फेस है ये कौन सा है? ये टाउ फेस है एक्स, डायरेक्शन कौन सी है? वाई। एक और शियर स्ट्रेस कंपोनेंट आएगा, फेस सेम रहेगा, टाउ एक्स, डायरेक्शन कौन सी है? जेड। तो एक फेस पे तीन आ गए, एक नॉर्मल और दो शियर स्ट्रेस। वन नॉर्मल एंड टू शियर स्ट्रेस। इज दिस क्लियर? इसी तरह से वाई फेस पे चले जाइए। वाई फेस पे अब हमने कौन सा बनाना है डायरेक्शन? पहले एक्स का डायरेक्शन बना लो। टाउ फेस कौन सा है? वाई, डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्स। और एक इसमें बना लो ऐसे। टाउ वाई जेड। अब जेड फेस पे आए, तो पहले टाउ हमने ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, फेस जेड है, डायरेक्शन वाई है। फिर हमने टाउ ड्रॉ किया कौन सी डायरेक्शन में? फेस जेड है, डायरेक्शन एक्स है। तो छह कंपोनेंट शेयर स्ट्रेस के लगेंगे। कितने कंपोनेंट? छह कंपोनेंट। तो टोटल में कितने चाहिए हमें? टोटल में नाइन स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं थ्री डी में, जिसमें तीन नॉर्मल और छह शेयर स्ट्रेस। तो लिख लेंगे नॉर्मल सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। टाउ के, टाउ का कौन सा आएगा? टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स। तो ये छह है। ठीक है। अब मुझे बताएं, हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है अब एडजेसेंट फेसेस वाली जो प्रॉपर्टी पहले ने पढ़ी थी हमने। तो एडजेसेंट फेस कौन कौन सा है? एक ये फेस जो है एडजेसेंट है ना। इस फेस में आपको क्या दिखेगा? कौन सी दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं? देखिए, ये टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू टाउ वाई एक्स। क्या क्लियर है? टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस होगी। अब ये रहा दूसरा फेस देखिए, एक्स और जेड फेस देखिए, ये एक्स फेस है, ये जेड फेस है। इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है? टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स। टाउ एक्स जेड एंड टाउ जेड एक्स। अब हमने कौन सा फेस देखना है? जेड फेस एंड वाई फेस। इसमें कौन सा है? टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड। टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड वाई। यानी कि ये छह के बीच में ये रिलेशन है। यानी कि इन छह में से तीन पता हो तो काम चल जाएगा। तीन ये पता होनी चाहिए और तीन नॉर्मल पता होनी चाहिए। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। तो टोटल में कितनी पता होनी चाहिए? टोटल अगर आपको छह स्ट्रेस कंपोनेंट्स चाहिए टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस ए इन ए थ्री डी एलिमेंट, इन ए थ्री डी एलिमेंट, इसको नोट कर लीजिए। ड्रॉ दिस।
हो जाए तो यस करना। इज इट डन? यस सर। सब मैसेज में टाइप नहीं हो रहा है। टाइप नहीं हो रहा है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल के बता दीजिए। ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रेस कंपोनेंट्स है ना, इनको हम एक मैट्रिक्स में भी शो कर सकते हैं। उस मैट्रिक्स का नाम होता है स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर। जिस तरह से आपका आ, अब स्ट्रेस टेंसर, इसमें देखिए नो कंपोनेंट है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? मैट्रिक्स बनेगा आपका इसमें 3 बाई 3 का है ना, 9 कंपोनेंट्स के, इसमें क्या ग्रिड रहेगा? 3 बाई 3। तो इसमें पहला जो काम करना, जो अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो अपने डायगोनल पे लिख लेनी है। कौन कौन सी नॉर्मल है? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और सिग्मा जेड। बेसिकली इसको हम जेड जेड लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्स फेस में एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्स एक्स लिख दिया, वाई वाई लिख दिया, जेड जेड लिख दिया, जेड फेस पे जेड डायरेक्शन में। तो ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड। ठीक है। आपने पहले क्या करना है, इनको डायगनली प्लेस कर देना है, नॉर्मल स्ट्रेसेस को। अब हमने 6 स्ट्रेसेस कौन सी भरनी है? शेयर स्ट्रेसेस की। इसको भरने का एक तरीका है। इसमें आप देखिए, टेन, आप मैट्रिक्स में 2 डायरेक्शन है। एक आपकी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, आपकी हॉरिजॉन्टल में एंट्री होगी इस तरह से, और एक डायरेक्शन है आपकी वर्टिकल, डाउन। ठीक है, ये होगी आपकी डायरेक्शन। ठीक है। आपने जब हॉरिजॉन्टल लिखना है तो आपने फेस लिखना है, किस फेस में एक्ट कर रही है, तो फेस का ध्यान आपने लिख ध्यान करना है जब हॉरिजॉन्टल आप एलिमेंट फिट कर रहे हो। और जब आप वर्टिकल डाउन लिख रहे हो, जैसे ये और ऐसे, इस ऑर्डर में लिखोगे, तो आपने क्या डायरेक्शन दे, आपने डायरेक्शन को याद रखना है। कहने का मतलब ये कि ये जो 3 एंट्रीज हैं, ये एक फेस की एंट्री होगी। कौन सा फेस है ये है एक्स फेस। ये कौन सा फेस है? कैसे पता चला? देखो सिग्मा एक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे फेस की एंट्रीज होंगी। ये सिग्मा वाई लिखा है, तो ये पूरी रो में वाई की एंट्री होगी। अगर थर्ड की बात करूं, तो ये जो है इसमें इसमें जेड फेस की एंट्री होगी। तो पहला मैं यहाँ पे फेस भर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे डाउन में क्या देखना है? अगर ऐसे आऊंगा तो मेरे को डायरेक्शन देखना है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूँ? टाउ एक्स वाई, और ये लिख दूँ टाउ एक्स जेड। अब मैंने वाई फेस भरना है। ठीक है, यहाँ पर वाई फेस भरना है। तो क्या आएगा? टाउ वाई। डायरेक्शन कौन सी भरूंगा? एक्स भरूंगा कि जेड भरूंगा, बताओ। देखो ना, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा था आप डाउनलोड आएंगे तो डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन के लिए आपको दूसरा सबस्क्रिप्ट देखना है। तो डायरेक्शन आएगी आपकी एक्स। इसी लॉजिक पे मैं भर सकता हूँ नेक्स्ट भी, टाउ जेड एक्स। क्या समझ गए? यहाँ क्या भरूंगा? इधर ये वाई फेस चल रहा है, डायरेक्शन कौन सी चल रही है? जेड। यहाँ क्या भरूंगा? ये जेड फेस चल रहा है, डायरेक्शन कौन सी चल रही है? वाई। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं इसको बीच में मिटा देता हूँ, ये जो लाइंस मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की हैं। क्या बच्चे क्लियर है? ठीक है। अब ये आपका है बीच में डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स।
अब ये जो स्ट्रेस टेंसर है बेसिकली सिमेट्रिकल है अबाउट डायगोनल। कैसे? अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस से ये चीज पढ़ी कि टाउ एक्स वाई किसके बराबर होगा, टाउ वाई एक्स के, पढ़ा ना? ये देखिए ऊपर लिख रखा है आपने, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स। नेक्स्ट क्या है, टाउ वाई एक्स जेड। तो ये रहा टाउ एक्स जेड, ये किसके बराबर है, टाउ जेड एक्स के, ये इसके बराबर आ गया। टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड किसके बराबर है, टाउ जेड वाई के। तो समझे, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये बराबर है, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये बराबर है, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अबाउट डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, ए स्ट्रेस मैट्रिक्स is also is called as stress tensor, is a 3 into 3 matrix। ठीक है, इट इज रिटन एज, ऐसे आ गया, each row corresponds to what, each row corresponds to the face, each column corresponds to correspond to direction। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट में आप लिखेंगे, stress is a, this is important here, second order tensor। स्ट्रेस इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर। क्यों ऐसा कहा गया, बिकॉज बिकॉज इट रिक्वायर्स रिक्वायर्स टू डायरेक्शंस, इट रिक्वायर्स टू डायरेक्शंस टू डिस्क्राइब इट, डिस्क्राइब इट। दो डायरेक्शन लगी ना, देखो दो सबसेट लिख रहे हो, एक्स वाई जेड एक्स, इस तरह से। तो ये सेकंड ऑर्डर टेंसर माना जाता है। मास क्या होता है, मास, मास यहाँ नोट में कर लीजिए। ठीक है, जो हमारा मास होता है, मास, मास हमारा स्केलर होता है वेक्टर होता है, मास इज स्केलर। ठीक है, उसका कोई, मास का स्केलर है क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट इज डायरेक्शनलेस। तो हम इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्यों, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जीरो ऑर्डर टेंसर। इसी तरह से सेकंड, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स यू नो इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। तो फोर्स इज अ वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन होती है, तो उसको उसकी डायरेक्शन, उसको एक ही डायरेक्शन चाहिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या थी, कि जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर, दो डायरेक्शन चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज ऑल्सो, स्ट्रेन इज ऑल्सो ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर। स्ट्रेन को भी आप इस तरह से मैट्रिक्स में शो कर सकते हो, और वो भी सेकंड ऑर्डर है, उसको भी एक फेस चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। क्लियर है? तो ये चीजें आपने याद रखनी है बेटा, छोटे छोटे न्यूमेरिक, छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सिंपल,
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रेस या स्ट्रेन आपका टेंसर है, बट टेंसर कितने ऑर्डर का है, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है। इस ये आपने नोट कर लिया। इसके साथ आपने एक पॉइंट एंड में और लिखना है जो मैंने पहले बोल चुका हूँ वैसे। जो स्ट्रेस टेंसर है क्या वो सिमेट्रिक है अबाउट डायगोनल? स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स इज symmetrical about diagonal because of मोमेंट इक्विलिब्रियम। ये एक वर्ड आपने याद रखना है कि ये जो अब हमने यहाँ पे दिखा दिया कि आपकी जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बराबर हैं ना, तो और ये किसके अबाउट है, डायगोनल के अबाउट। ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली। डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। बट इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट लगता है कि ये जो बराबर डायगोनल के अबाउट आया क्यों, बराबर आया ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोमेंट इक्विलिब्रियम। फॉर नाउ जस्ट डायरेक्टली राइट इनटू योर नोट्स, विल डिस्कस इट लेटर कि मोमेंट इक्विलिब्रियम ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। वो कभी नहीं पूछेगा डिफाइन मोमेंट इक्विलिब्रियम या इसके पीछे की हिस्ट्री बैकग्राउंड। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल लाइन बनेगी, जो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स होता है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल या कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आपस में इक्वल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस मतलब क्या हो गया कि आपने ऐसे फेस पे अगर दो एडजेसेंट फेसेस हैं, ये आपस में टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के बराबर है। ये भी पूछ सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस इक्वल हैं किसके कारण, किसके कारण है, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली डिराइव करना पड़ेगा। तो अभी मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, मच इम्पोर्टेंट। जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस बराबर होती है, हमने ये पढ़ा एडजेसेंट फेसेस पे क्यों होती है, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। वेरी सिंपल। अभी के लिए इतना याद करेंगे, बाद में हम इसको डिस्कस करूंगा। क्लियर है? यहाँ तक हो गया? नोटेड? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी स्ट्रेस components are required to define a stress condition in 3D एलिमेंट? कितना चाहिए 2D के अंदर, कितना चाहिए, कितने स्ट्रेस कंपोनेंट चाहिए 3D के अंदर? टोटल 9 होते हैं, पर हमें चाहिए कितने, 6। 2D के अंदर टोटल 4 होते हैं, चाहिए कितने, 3। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नाउ विल डिफाइन द स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? ठीक है। हमने कल स्ट्रेस पढ़ा। स्ट्रेस हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि स्ट्रेस हमारी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है, एक शेयर स्ट्रेस होती है। नॉर्मल स्ट्रेस का हमने डिवीजन किया 3 तरह से। कौन कौन सा? एक्सियल स्ट्रेस, बेरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। एक्सियल स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, यूनिफॉर्म। बेरिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं पढ़ा, हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो वो कैसा था, 1 डिग्री। टाउ हमने देखा दो तरह की हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली कट करने की कोशिश करी, ये डायरेक्टली कट हो गया। ठीक है। फिर हमने इनडायरेक्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट में हमने टॉर्शनल पढ़ा। टॉर्शनल में हमने पढ़ा उसका वेरिएशन भी क्या है, लीनियर। मतलब मैक आउटर पे क्या है, टाउ मैक्स है, इनर पे क्या है, जीरो, सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर हॉलो होगा तो इनर सरफेस पे टाउ मिनिमम होगा। तो ये सब चीजें कल पढ़ कर आए हम। स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन? सबसे पहली बात, जो स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है किससे करते हैं, एप्सिलॉन से। डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ये ई नहीं है, दिस इज नॉट ई, दिस इज मोर लाइक दिस, एप्सिलॉन। ठीक है। हाउ स्ट्रेन इज डिफाइंड?
इफ दिस इज अ मेंबर, ठीक है, और इस मेंबर पे एक फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है, तो ये मेंबर में क्या होगा? अब इसमें पुल लग रहा है तो ये मेंबर डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इट विल ट्राई टू इलोंगेट, है ना। ये फोर्स क्या करेगा? इट विल ट्राई टू इलोंगेट द मेंबर। मानिए कि पहले आपकी मेंबर की लेंथ थी ओरिजिनल एल, अब वो बढ़कर कितनी अमाउंट से बढ़ गई? डेल्टा एल अमाउंट से बढ़ गई आफ्टर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसका क्या मतलब हो गया? अब इसमें चेंज इन डायमेंशन क्या है? डेल्टा एल इज द चेंज इन डायमेंशन, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखिए एक चीज समझने का है यहाँ पे, दिस इज इम्पोर्ट दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड हेयर। देखिए जब कोई मेंबर आपका, लेट्स से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं डायग्राम। इफ दिस इज द मेंबर और इसका लेंथ एल है ना, और अगर मैं इसको पुल करूंगा दोनों एंड से, तो क्या होना है? ये इसका एरिया है कुछ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में, अब यहाँ पे डायरेक्शन आप कंसीडर करो, 2D एलिमेंट है एक्स और वाई। तो एक्स डायरेक्शन में पुल लग रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में वी आर पुलिंग द मेंबर, तो एक्स डायरेक्शन में लेंथ लंबा हो जाएगा। बट वाई डायरेक्शन में क्या होगा? यू कैन कंट्रीब्यूट बाय सेइंग वाई डायरेक्शन में क्या होगा? सिर्फ एक्स में पुल लग रहा है, वाई में क्या होगा? तो एक्स में पुल होगा इस तरह से, मैं डॉटेड से बना रहा हूं इसे। मानो ये आपकी फाइनल फिगर आ गई, तो एक्स में तो लॉन्गिट हो गया ना, पर वाई में क्या हुआ? वाई में इसका डायमेंशन कम हो गया। एक्स, मैं मानता हूं कि एक्स डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ आया वो डेल्टा एल पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब इलोंगेशन। बट जो वाई डायरेक्शन में आया है, तो वो चेंज इन डेप्थ जो आया है वो नेगेटिव है, वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो ये चीज समझाना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, एक इसमें लेटरल स्ट्रेन होगा। वन इज, एक स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कौन सा है? अब मैंने आपको कल बताया था लॉन्गिट्यूड एक्सिस कौन सी होती है। लॉन्गिट्यूड एक्सिस वो होती है विच इज पैरेलल टू द लेंथ। अगर मैं ये एक्सिस बताऊं, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बिकॉज इट इज पैरेलल टू द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ट्रांसवर्स कौन सी होगी जो 90 डिग्री पे होगी इसके? दिस इज ट्रांसवर्स, या फिर लेटरल। इसलिए ई लॉन्गिट्यूडनल क्या लिख सकता हूं मैं? ई सॉरी, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो ये चेंज जो पॉजिटिव आएगा क्योंकि लेंथ elongate होगी। अगर मैं ई लिटरल लिखूं, मतलब लॉन्ग दूसरी डायरेक्शन में, तो वहां पे माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, या डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अगर सर्कुलर हुआ तो। क्या मेरी बात समझ के? दिस इज हाउ द स्ट्रेन कॉन्सेप्ट वर्क्स। नोट करेंगे इसे।
डन। ओके। नेक्स्ट हमने लिखना है इसमें, स्ट्रेन को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। देयर आर इक्विपमेंट फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। स्ट्रेन strains are measured strains are measured by extensiometers। एक्सटेंशियोमीटर्स यानी कि इसको स्ट्रेन गेजेस बोलते हैं। स्ट्रेन गेजेस, ये वर्ड याद रखेंगे, एक्सटेंशियोमीटर्स। स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। नोट इट डाउन। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट्स क्या होंगे स्ट्रेन के? व्हाट आर द यूनिट्स? देखिए, डेल्टा एल अपॉन एल। एल का यूनिट क्या होगा? मीटर। डेल्टा एल का लेंथ का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। तो ये डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। हमेशा इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट होगा, जैसे 0.02, इस तरह से रिप्रेजेंटेड इन, रिप्रेजेंटेड या फिर लिखो एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन बन सकता है, अगर मेंबर पे टेंसाइल लोड लगा है तो स्ट्रेन जो डेवलप होगा टेंसाइल, जैसे कि हमने बात की पॉजिटिव क्योंकि टेंशन लोड लगा था। नेगेटिव हो सकता है अगर कॉम्प्रेसिव है। तो स्ट्रेन दो तरह, दो कैन बी बोथ टेंसाइल स्ट्रेन इफ एक्टिंग टू ए टेंसाइल लोड एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके साथ क्वेश्चन करते हैं। ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर elongates by 4 mm। कहता है एक 2 मीटर का बार था, वो इलोंगेट होता है 4 mm से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? इज ऑप्शन ए 0.002, 0.004, ऑप्शन थ्री 0.00002, एंड ऑप्शन डी 0.02। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारे पास लेंथ कितना आ गया? 2 मीटर। कितनी वैल्यू से इलोंगेट हुआ? 4 mm। तो स्ट्रेन क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। यानी कि 4 mm
डिवाइड बाय 2 मीटर, 2 मीटर यानी कि 2000 mm। तो ये एम कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है, ये 2 बचा, ये 1000 हो गया। तो क्या वैल्यू आएगी, बताइए क्या वैल्यू आएगी। 0.002। ठीक है, जस्ट वेट, आई नीड टू टेक दिस कॉल। ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ए प्रिज्मेटिक बार हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 25 mm into 50 mm and a length of 2 meter. Under an axial tensile force of 90 kilonewton, the measured elongation of the bar is 1.5 mm. Compute the stress and strain। कंप्यूट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देयर इज ए
देयर इज अ प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार वो होता है जिसका एरिया चेंज नहीं होता थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है। हैज ए क्रॉस सेक्शन दे दिया 25 × 50 mm, हैज ए लेंथ ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ है, अंडर एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल लोड कितना लगा है? 90 किलो न्यूटन। कहता है मेजर इलोंगेशन ऑफ द बार इज 1.5 mm। तो इलोंगेशन दे दिया मतलब स्ट्रेन निकलवाएगा। एक इसने आप कह रहा है स्ट्रेस निकाल दो, एक स्ट्रेन निकाल दो। तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? ठीक है, तो पहले बार बना लेते हैं। दिस इज बार, कितना लंबा है? लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन क्या है? 25 mm इंटू 50 mm। लोड कितना लगा है? लोड इज 90 किलो न्यूटन। मेजर इलोंगेशन कितना है? अब देखिए, ये आपको कह रहा है कि मेजर इलोंगेशन, लोड लगने के बाद मेजर जो इलोंगेशन आया, तो नेचुरली वो डेल्टा एल दे रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल ही देगा ना। 1.5 जब तक नहीं लिखा है लॉन्गिट्यूडनल है कि लेटरल है, तब तक अज्यूम करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के, जो स्ट्रेस लगा है उसी के कारण जो स्ट्रेन है वो आप अज्यूम करेंगे। डेल्टा एल इक्वल टू 1.5 mm। एल इज इक्वल टू 2000 मीटर या 2000 mm। 2 मीटर था, 2000 mm हो गया। ये आपको एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 50 × 25। तो मैंने आपसे उस दिन जब एग्जॉस्ट टेस्ट हम डिस्कस करे थे, मैंने कहा था कि जो भी आपका लोड लगेगा उसके बराबर में अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगा। वो जो रेजिस्टेंस होगा पूरे कॉन्टैक्ट सरफेस से आएगा, तो वो पूरे सरफेस से आएगा। पूरा वो कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आएगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। वो क्या मतलब, आप ऐसे व्यू देखिए तो आपको एरिया क्रॉस सेक्शन दिखेगा, क्योंकि इसने लिखा है प्रिज्मेटिक बार 25 × 50, तो मतलब रेक्टेंगल है, तो वो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक्सटर्नल लोड है डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कितना हो गया? 90 × 10⁻³ यानी कि 1000 न्यूटन, डिवाइड बाई 50 mm इंटू 25 mm। ये कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये 0 0 कट गया, ये 5 है, और ये कितना आ गया? 1 और 4 8। ठीक। ठीक, इसको आप सॉल्व करना। आपको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 72 Newton/mm²। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट। इसी तरह से हम स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। वो क्या आएगा आपका? डेल्टा एल 1.5 mm डिवाइड में 2000 mm। इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आता है, कमेंट में लिखो। ये भी सॉल्व हो जाएगा। 5 ये आ गया आपका, 20 ये आ गया, 4, तो एक 4, 32, 3 72, तो ये 72 आ गया। ये कैसे आएगा? इसको 1000 बनाओ नीचे, तो ये कितना आ गया? 0.75। तो ये 1000 बन गया नीचे, है ना। तो ये आ गया 0.75 इंटू 10⁻³ तो ये आपकी स्ट्रेन की वैल्यू होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 75 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, जैसे मर्जी लिखो। वो ऑप्शंस अगर आपको, ये तो ऑप्शन नहीं दिए हैं इस क्वेश्चन में, पर आपको वहाँ ऑप्शन गिवन होंगे तो मैच कर लेना। ठीक है।